हाँ, हेलो। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहले समझ लीजिए कि आज अपने को पढ़ना क्या है। पहली बात कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कि अपने को किस तरीके से पता लगा कि बेंजीन का यही स्ट्रक्चर होगा। पहला तो अपना टॉपिक ये रहेगा कि बेंजीन का यही स्ट्रक्चर अपने लोगों को कैसे पता लगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ और भी तो हो सकता था। नंबर 2, बेंजीन या बेंजीन से बनने वाले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, इसमें किस तरह का रिएक्शन होता है। तो मेन आज का यही दो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ +1 के भी बच्चे हैं, कुछ +2 के भी बच्चे हैं। जान करके मैंने आप सबों को बुलाया है आज के इस लेक्चर में, तो ध्यान से सुन लें। यहां पर नॉर्मली स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में पहले बात कर रहे हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ये आपको पता है। और जो यहां पर सबसे पहले ये माना गया था, जिस समय बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, उस समय ये सोचा गया कि शायद बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर होना चाहिए तो इसके लिए कुछ कंडीशन भी है। तो यहां पर जिन्होंने पीछे का लेक्चर +1 का अटेंड किया होगा उनको पता होगा, मैंने पढ़ाया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यदि किन्हीं का वो छूट गया था तो एक बार मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, समझ लीजिए। और इसको हम चेक करेंगे अभी कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने कहा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को D.U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 + 1। इससे हमें ये पता लगता है कि हमें जो कंपाउंड दिया गया है वह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब बात कर लेते हैं इसी बेंजीन के बारे में। पहले हम लोग यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। तो कार्बन की संख्या यहां पर मैं बड़ा कर देता हूं, ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है क्या ये चीज? यस सर। ठीक है। तो यहां पर 6 कार्बन एटम्स हैं, तो आप लिखेंगे यहां पर 2 × 6। और इसमें ना तो नाइट्रोजन है और ना ही यहां पर हाइड्रोजन है, केवल 6 हाइड्रोजन है। यहां पर हाइड्रोजन माइनस करके लिखा हुआ है तो मैंने यहां पर लिख दिया -6। मैंने यहां पर नाइट्रोजन नहीं लिखा क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है तो 0 होगा। हाइड्रोजन भी नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन भी 0 होगा। और 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर हो जाएगा +1। अब यहां पर देख लीजिए 6 × 2 = 12 और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा और 6 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया +1। तो यदि आप यहां पर 6 को 2 से डिवाइड करते तो 3 और +1, इट मीन्स यहां पर हो गया 4। तो बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है।
अब यह जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपको 4 मिला, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? 100 बात की एक बात याद रखिए, यहां पर मैं साइड में बता रहा हूं। यदि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 हो तो इसका मतलब नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, यानी कि इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। इतना ही नहीं, नो रिंग, और यह रिंग भी नहीं बनाएगा। यदि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है तो, यदि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है तो इसका मतलब कि 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। और इनकेस यदि 1 पाई बॉन्ड नहीं है तो फिर यहां पर 1 रिंग हो सकते हैं। यदि इनकेस यहां पर 2 आ जाए, यदि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 हो तो इट मीन्स 2 पाई बॉन्ड। जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब 2 पाई बॉन्ड कैसे हो सकते हैं? तो भाई सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। तो एक पाई बॉन्ड यहां पर हो गया, एक पाई बॉन्ड यहां पर हो गया, 2 पाई बॉन्ड हो गया। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो अब यहीं पर देख लीजिए कि 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो यदि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपके पास 2 है, इसका मतलब ये 2 पाई बॉन्ड होंगे, चाहे वो इस रूप में हो या फिर इस रूप में हो। या तो फिर यहां पर ये हो सकता है कि 1 पाई बॉन्ड हो, 1 पाई बॉन्ड हो और 1 रिंग हो, 1 रिंग हो सकते हैं। ये वाला केस, यानी कि कहने का मतलब कि यदि हमारे पास 4 कार्बन का कोई कंपाउंड है तो आपने 4 कार्बन का एक यहां पर रिंग बना दिया और इसमें कहीं पर एक पाई बॉन्ड आपने दिखा दिया, तो या तो ये हो सकता है। उसी तरीके से यदि 3 है, यदि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 3 है तो अब समझ में आ गया होगा कि यहां पर या तो 3 पाई बॉन्ड होंगे, या तो यहां पर 3 पाई बॉन्ड होंगे, या तो 1 रिंग और 2 पाई बॉन्ड होंगे। और यदि हमारे पास यहां पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 है तो इसका मतलब या तो यहां पर 4 पाई बॉन्ड होंगे, 4 पाई बॉन्ड होंगे। और यदि 4 पाई बॉन्ड नहीं होंगे तो हो सकता है कि एक रिंग हो जाए, और यहां पर 3 पाई बॉन्ड हो जाए। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो हम लोग यहां पर अभी ये बात कर रहे हैं कि भाई बेंजीन रिंग का ओपन चेन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोग इस बात पर तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सबों के समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ यस सर। ठीक, थैंक यू। यस सर। यदि किसी को ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। यस, आज उधर आपका मैथ का भी ट्यूशन है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, यदि जरूरत पड़ेगा तो 3 बजे तक क्लास लगा दूंगा ताकि आराम आराम से अच्छे तरीके से समझ लें। चलो, अब यहां पर यह कहा जाता है कि
यदि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 आया तो ओपन चेन यदि हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, जरा देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है ओपन चेन स्ट्रक्चर। एक इसके पॉसिबिलिटीज को लेते हैं कि क्या क्या इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो 6 कार्बन है तो आप यहां पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपने इसके 6 कार्बन का एक चेन बना दिया। अब यहां पर इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 था, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, यहां पर 2 पाई दिखा देता हूं और यहां भी 2 पाई दिखा देता हूं। तो एक तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, अब होगा या नहीं होगा वो बाद में बात करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इस बार मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं कि एक पाई मैंने यहां पर लगा दिया, एक पाई मैंने यहां पर लगा दिया 2, और मैं यहां पर 2 पाई दिखा देता हूं। तो टोटल यहां पर 4 पाई बॉन्ड हो गए। तीसरा यहां पर ये पॉसिबिलिटीज है कि शायद यहां पर इस तरीके से हो जाए। मैं ओपन चेन ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर C डबल बॉन्ड C, यहां पर C डबल बॉन्ड ना देकर के ट्रिपल बॉन्ड दीजिए। C 1 2 3 4, यहां पर डबल बॉन्ड। देखिए एक पाई यहां पर हो गया, 2 पाई यहां पर हो गया, एक पाई यहां पर हो गया। तो इस तरीके से जितने भी पॉसिबल है आपने बना लिया। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है सर हाँ जी, मैं रिलीव करके सर दोबारा अभी ज्वाइन कर रहा हूँ सर, ये साउंड की दिक्कत आ रखी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहां तक जितना मैंने अभी समझाया है? यदि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 है और हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जा रहा है तो इसी तरीके से बनेंगे, ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ। यस सर। अब यहां पर हम एक चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि एक होता है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ये येलो रंग का होता है, और एक होता है एल्कालाइन KMnO4, KMnO4। इसका भी आपने सॉल्यूशन लिया और ये होता है पिंक कलर का, याद रखना। अब यहां पर क्या होगा, एक मिनट लगता है कोई आया है, सावंत। अब यहां पर समझ लीजिए जो ब्रोमीन वाटर है इसका कलर होता है येलो सॉल्यूशन, और जो KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है इसका कलर होता है पिंक। अब यदि इसमें से आप कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को पास कराएंगे, हाइड्रोकार्बन्स को इसमें से पास कराएंगे, तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो इसका मतलब कि ये जो हाइड्रोकार्बन है यह क्या हो सकता है, एल्केन हो सकता है। और पता है कि एल्केन यदि है तो यहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। यहां तक समझ में आ गया कि एल्केन ब्रोमीन वाटर
और KMnO4 के कलर को चेंज नहीं करता है। लेकिन यदि आपने इस हाइड्रोकार्बन को, कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर, यदि आपने यहां पर दूसरा हाइड्रोकार्बन ले लिया और इस दूसरे हाइड्रोकार्बन को आप इसके अंदर से पास कराते हैं, ब्रोमीन वाटर से और KMnO4 के सॉल्यूशन से, तो ब्रोमीन वाटर यहां पर कलरलेस हो जाता है और जो KMnO4 है यह भी एक बार कलरलेस होगा, लेकिन फिर बाद में यह ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। यह किस बात को इंडिकेट करता है कि अब जो ये दूसरा हाइड्रोकार्बन इसके अंदर से पास कराया गया है, ये दूसरा हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अब अनसैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड होंगे, या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे, या तो फिर दोनों होंगे। यहां तक समझ में आ गया क्या? हेलो, दोबारा सुन लीजिए। यदि यस सर। हाँ, समझ में आ गया ना सबको? दोबारा मैं बोल देता हूं। यदि ब्रोमीन यस सर। आप एल्केन को पास कराते हैं या KMnO4 में से आप पास कराते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब यह क्या है? सैचुरेटेड है, एल्केन है। लेकिन यदि किसी अनसैचुरेटेड को, जिसमें कि या तो डबल बॉन्ड हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो दोनों बॉन्ड हो, यदि ऐसा कोई कंपाउंड इसमें से पास होता है तो वह इसके कलर को बदल देता है, इसके कलर को चेंज कर देता है। यदि येलो है तो वह कलरलेस हो जाएगा। यदि KMnO4 है तो इसका पिंक से पहले कलरलेस होगा और फिर यह ब्राउन में चेंज हो जाएगा। अब यदि यही कंसेप्ट लेकर के हम आगे की ओर बात करें तो उस हिसाब से यहां पर क्या होना चाहिए? उस हिसाब से यह होना चाहिए था कि यदि बेंजीन को हम इस सॉल्यूशन में से पास कराएं तो बेंजीन यहां पर क्या करता? ब्रोमीन वाटर को क्या कर देता? बताइए आप लोग। यदि मान लीजिए बेंजीन का हम ये स्ट्रक्चर मान करके चले और बेंजीन को आप ब्रोमीन वाटर में से पास करा रहे हैं तो यहां पर ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा हो जाना चाहिए? कलरलेस सर। कलरलेस हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ब्रोमीन वाटर के कलर को और KMnO4 के कलर को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया? लेकिन क्या कि जब बेंजीन को ब्रोमीन वाटर में से और KMnO4 में से पास कराया गया तो यह इसके कलर को चेंज नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि भाई बेंजीन का यह स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वंशिका है या चली गई? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। और ये अनीता, समझ में आया? यस सर। अमरेश, यस सर। सबक समझ में आ गया ना? ठीक है, यस सर। इससे ये पता लगता है ऑन द बेसिस ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट बेंजीन कैन नॉट हैव एन ओपन चेन। इतने से ये पता लग गया कि बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। यहां तक सबों के समझ में आ गया कि बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। तब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है केकुल। यहां पर मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, साइंटिस्ट के नाम को कलर भी कर दिया। इन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए?
इन्होंने कहा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके का होना चाहिए। भाई यदि 6 कार्बन एटॉम्स हैं तो इसका हेक्सागोनल रिंग होना चाहिए। चलो भाई 1 2 3 4 5 और 6। पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नंबर 2 में इन्होंने कहा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटॉम्स विद 1 हाइड्रोजन एटॉम अटैच्ड टू ईच कार्बन एटॉम, यानी कि प्रत्येक एटॉम के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होंगे। प्रत्येक कार्बन एटॉम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटॉम यहां पर अटैच होंगे। चलो अच्छी बात है। तीसरा इन्होंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड एट द अल्टरनेट पोजीशन, और अल्टरनेट पोजीशन पर यहां पर डबल बॉन्ड होंगे। यह स्ट्रक्चर किसने दिया था? केक्यूल ने दिया था। लेकिन इनके केवल कहने से कोई मान ले ऐसा तो हो नहीं सकता है, हमें तो यहां पर प्रूफ चाहिए। तो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं एविडेंस कि इसका प्रमाण क्या है कि बेंजीन का यही स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, जो +2 के बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, क्या आप लोगों को ये चीज पता था पहले से क्या? नो सर। हाँ, तो कुछ नई बात सीखने को मिल रहे हैं ना। चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं एविडेंस। इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। अब यहां पर केक्यूल ने 3 चीज कहा। क्या कहा? कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, प्रत्येक कार्बन एटॉम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटॉम जुड़े होते हैं, और फिर यहां पर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। तो जरा चेक करते हैं। कहा गया कि जब हम एक्सरे का स्टडी करते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का स्टडी करते हैं, तो इससे इस बात का कंफर्मेशन होता है कि बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये 3 स्टडी से हमें ये पता लगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? हेक्सागोनल। नंबर 2, जब बेंजीन को ओजोन के साथ रिएक्ट कराया गया तो इसने ट्राई ओजोनाइड बनाया। अब +1 के बच्चे को पता होगा या +2 के भी बच्चे को पता होगा। भाई जरा मुझे याद दिलाना, तो ओजोन का मैंने क्या काम बताया था? ओजोनोलाइसिस। है ना, वो ओजोनोलाइसिस करता है। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि ओजोन को कभी भी कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाए, उसे क्या करेगा? से तोड़ देगा। हाँ, उसे कट कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। भाई मान लीजिए कि ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और यहां पर आपने ओजोन ले लिया, तो क्या करेगा? ये इसको यहां से काट देगा। ठीक है, काटने के बाद क्या करेगा? यहां पर ऑक्सीजन इस तरीके से, ये 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। अब इसको यहां से काटा तो एक कार्बन यहां पर और एक कार्बन यहां पर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, फिर बाद में हम जिंक की यूज करेंगे तो ये कट करके अलग हो जाएगा और ये कट करके ये अलग हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया था? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक। अब यही चीज हम लोग यहां पर यूज करने जा रहे हैं। पता है कि अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि
कि भाई बेंजीन का यह स्ट्रक्चर है और बेंजीन में यहां पर और यहां पर 3 जगह डबल बॉन्ड है और आपने यहां पर 3 ओजोन ले लिए। तो क्या करेगा ये, इसको यहां से काटेगा, इसको यहां से काटेगा और इसको यहां से काटेगा और क्या बनाएगा, पहले ट्राई ओजोनाइड बनाएगा। पहले क्या बनाएगा, ट्राई ओजोनाइड। इससे क्या कंफर्म हुआ, ये कंफर्म हुआ कि बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड हैं। ये सेकंड पॉइंट अच्छे तरीके समझ में आ गया क्या? Yes, sir. हाँ, यदि ओजोन बेंजीन के साथ रिएक्ट करके ट्राई ओजोनाइड बना रहा है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि बेंजीन के पास 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं। तो हेक्सागोनल रिंग हो गया और 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तो ये कंफर्म हो गया। तो ये फाइनल हो गया कि भाई बेंजीन का यही स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पर कुछ साइंटिस्टों ने कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट किए। अब ऑब्जेक्शन क्या क्रिएट हुआ तो वो भी बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो हमारे नजर के सामने है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, अब यहां पर समझिए। अब बेंजीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो फाइनल हो गया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा हेक्सागोनल रिंग होगा। अब यहां पर किसी बच्चे को मैंने कहा कि भाई एक हेक्सागोनल रिंग बनाओ, उसने हेक्सागोनल रिंग बना लिया और मैंने कहा कि अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड दिखा दो। मान लीजिए कि मैं यहां से डिक्टेट कर रहा हूं और बच्चे अपने कॉपी में इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जी आपने कहा डबल बॉन्ड दिखाना है अल्टरनेट पोजीशन पर, तो कुछ बच्चे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे और कुछ बच्चे डबल बॉन्ड को इस तरीके से बनाएंगे। तो दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही बनाया है जैसा मैंने डिक्टेट किया, क्योंकि यहां भी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और यहां पर भी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। अब यहां पर एक चीज देखो, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो, इसके बॉन्ड की लंबाई मेरे जानकारी के अनुसार 154 शायद एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर होता है, जानकारी के हिसाब से तो पिकोमीटर ही होने चाहिए। वो बाद में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। हालांकि मैंने बोल दिया पिकोमीटर तो पिको ही मीटर होगा, ऐसे तो मैं होशियार ही हूं। चलो, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यदि कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड हो, तो इसका बॉन्ड का लेंथ होता है 134 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर। लेकिन जब प्रैक्टिकली यहां पर ऑब्जर्व किया गया बेंजीन के स्ट्रक्चर में, तो यहां पर ना तो 154 पिकोमीटर देखा गया और ना ही 134 पिकोमीटर देखा गया। वहां पर देखा गया कि इसका जो बॉन्ड का लेंथ था 139 पिकोमीटर था। ये खास याद रखना, रूल के हिसाब से इसको होना चाहिए था 134 का और इसे होना चाहिए था यहां पर 154 का।
लेकिन जब यहां पर ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि नहीं, ना तो ये है और ना ही ये है, यहां तो कुछ और ही खेल चल रहा है। यहां पर यह 139 पिकोमीटर का है, सभी 139, ये भी 139, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबों की लंबाई बराबर है। इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक्चुअली इन दोनों स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को यहां से लेकर के यहां तक का जो है, इसे कहा जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब यदि बात की जाए, जरा मुझे एक चीज बताना, कार्बन में यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बताओ यहां पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे, या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होंगे, या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे? फटाफट बोलो भाई। डबल बॉन्ड सर। डबल बॉन्ड सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू। इसका मतलब कि यहां पर यदि डबल बॉन्ड है तो ये वाला जो कार्बन है यहां भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। इधर मैं लिखता हूं, यदि यहां पर कार्बन है तो यहां पर डबल बॉन्ड है तो sp2 होंगे, यहां भी sp2 होंगे, यहां भी sp2 होंगे, यहां पर भी sp2 होगा, यहां भी sp2 होंगे, और यहां भी sp2 ही होंगे। और यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कार्बन में यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। मैं यहां पर आपको बना करके दिखा रहा हूं। ऐसा बनता है क्या? यदि कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है क्या? अरे यस या ना तो बोलो। यस सर। यस सर। किन्हीं को कोई डाउट? अब यदि यहां No, sir. No, sir. ठीक है, यदि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है तो अब यहां पर हम लोग एक बात कर लेते हैं। मैं एक पिक्चर यहां पर उठा करके ला रहा हूं ताकि मेरी इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि ड्रॉ करने में तो परेशानी होगी, इसलिए मैं इसको यहां से हटाता हूं और यहां पर एक पिक्चर मैं आपको ला करके दिखा रहा हूं। और एक देखो, ये पेपर में आएगा तो नहीं, लेकिन यदि इसके ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा
तो किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ये 3 पिक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अभी यहां पर देखिए, ये मैंने बेंजीन का वो स्ट्रक्चर लिया है जो मैंने अभी समझाया था कि भाई कार्बन में यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक बॉन्ड इस तरीके का होगा, दूसरा बॉन्ड इस तरीके का होगा, तीसरा बॉन्ड इस तरीके का होगा। ये 3 तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। यानी कि जरा देखो, ये जो 3 मैंने यहां पर दिखाए हैं ये कौन कौन है। एक तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इधर ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा इधर ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये 3 बॉन्ड ये हो गए। और इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके से डॉट में दिखाया था। ये जो डॉट वाला है ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, तो वो ये वाला p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड वाला। ये हर जगह होंगे 6 के 6 कार्बन पर। और पता है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये पाई बॉन्ड यहां पर हाफ पाई ऊपर बनेंगे और हाफ पाई नीचे बनेंगे। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी बन जाएंगे भाई, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। यहां पर भी बनेंगे हाफ ऊपर और हाफ नीचे। तो इस तरीके से ये दिखेगा। इसी चीज को यहां पर इस तरीके से दिखाया गया है नेक्स्ट पिक्चर में, जरा ध्यान से देखो। ये चीज समझ में आ गया क्या? और इसी को हम Yes, इस sir. तरीके से बनाते हैं। कोई डाउट? हेलो? No, sir. हाँ। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरीके का रिंग बना लेते हैं, और रिंग बनाने के बाद इसके अंदर एक गोल जैसा रिंग और बना देते हैं। तो भाई ये क्या चीज है? ये तो समझ में आ गया कि यह रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। जो मैंने अभी 2 बना करके बताए थे वो दोनों क्या थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे। लेकिन ये जो मैंने अभी बनाया ये क्या चीज है, अब इसके बारे में बात करेंगे। इसे कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये देखो, ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन। यानी कि जो मैंने अभी थोड़ी इसके बीच में ही मैं बनाता हूं, बाद में मिटा देंगे। जो मैंने यहां पर ये बनाया था कुछ इस तरीके का कि भाई यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में फैल जाता है। यानी कि अब जब इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में फैल जाते हैं, देखो जब तक ये था तो इसे कहते हैं लोकेलाइज्ड, इसे कहते हैं लोकेलाइज्ड। और अब जो मैं बनाने जा रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरे रिंग में इस तरीके से फैल जाएंगे। यानी कि अब हर जगह हल्का हल्का डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा। न तो कोई पूरा डबल बॉन्ड होगा
और ना ही कोई पूरा सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कि यदि ये ऐसे था तो ये सिंगल बॉन्ड था, ये ऐसे था तो ये डबल बॉन्ड था। लेकिन अब क्या हो गया, यहां पर कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ना तो इसको डबल कह सकते हैं पूरा और ना ही ट्रिपल कह सकते हैं। यह कहां का होगा, डबल और ट्रिपल के बीच का होगा। अब देखो, यदि इसका बॉन्ड एंगल 154 पिकोमीटर था, इसका बॉन्ड एंगल 134 पिकोमीटर था, तो इसका बॉन्ड एंगल इन दोनों के बीच का होना चाहिए क्या? हेलो, यस सर। Yes, sir. यही कारण है कि इसका जो बॉन्ड एंगल मैंने बोल दिया, बॉन्ड लेंथ, यदि इसका बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है, इसका बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है, तो यह जो सिचुएशन है, यहां पर ना तो पूरा सिंगल बॉन्ड है और ना ही पूरा यह डबल बॉन्ड है। यानी कि यहां पर जो होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ होगा, और वो क्या होता है, 139 पिकोमीटर। तो ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसे कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मैं लिख देता हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक होता है सिंपली रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहां पर समझ लीजिए। एक होता है सिंपली रेजोनेंस स्ट्रक्चर और एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिख रहा है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा। और जो हम लोग यहां पर अब बनाया करेंगे, इस तरीके से जो हम लोग बनाएंगे कि आपने एक रिंग बनाया और इसके अंदर आपने इस तरीके से गोल सर्कल लगा दिए, इसे कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब आगे की बात हम लोग करते हैं। अब बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता है कि ऑर्थोमेटापारा, सभी बच्चे जानते हैं कि ऑर्थोमेटापारा क्या होता है? यस सर। ठीक, तो हम लोग यहां पर उस ऑर्थोमेटापारा की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सभी जानते ही हैं। अब हम लोग यहां पर कुछ और बात कर लेते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। तो जो इसमें +2 के बच्चे हैं, जरा मुझे ये बताएं, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड क्या होता है? बेंजोइड और नॉन बेंजोइड किसे कहते हैं? चलो कोई बात नहीं है, पहले हम लोग यहां पर एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। जो +1 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, समझ लीजिए। किन्हीं का कहीं ट्यूशन शुरू हो जाए तो मुझे बता देना भाई। यहां पर कहा जा रहा है कि बेंजीन इज कंसिडर्ड एज
parent aromatic compound. Now the name is applied to all the ring system whether or not having benzene ring possessing the following characters. चलो इससे हमें क्या मतलब, सीधी सी बात याद रखना, जहां भी आपको बेंजीन रिंग मिले या ना भी मिले कोई ऐसी बात नहीं है, वो कोई खास बात नहीं है। यहां पर आपको याद रखना क्या है कि इट शुड बी प्लेनर। अब मान लीजिए कि ये मैंने 3 आपके सामने ले रखे हैं, आपसे यहां पर ये पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन एरोमेटिक है और कौन एरोमेटिक नहीं है, सीधी सी बात। तो एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है, शुड बी प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर का मतलब याद रखना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए। नंबर 2, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ परसेंटेज इलेक्ट्रॉन इन द परसेंटेज ने कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिंग, ये गलती से टाइप हो गया है। पहला कहता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन पूरे रिंग के अंदर होने चाहिए, और तीसरा यहां पर कहा जाता है हकल्स रूल को फॉलो करने चाहिए। हकल्स रूल क्या है, 4n+2, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहां पर n 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इस n को रिंग मत समझ लेना। दोबारा सुन लीजिए, एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन है सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। दूसरी बात, रिंग में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होने चाहिए। नंबर 3 में हाकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। कल को मान लो कि पूछ दिया कि व्हाट इज हाकल्स रूल, तो सिर्फ आप तीसरा पॉइंट लिख देना, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग वेयर n is an integer number, it is known as Huckel's rule. अब यहां पर देखो भाई, अब यहां पर चेक करते हैं। अब इस 3 में मैंने नाम लगा लिख दिया A, B, C, और एक चौथा में यहां पर ले लेता हूं D। इसमें आपको बताना है कि कौन एरोमेटिक है या कौन एरोमेटिक है। यदि ये आपने जवाब दिया तो फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा, जवाब नहीं दिए तो आज यहीं पर ब्रेक मारूंगा। चार ऑप्शन है A, B, C, D, बताइए इसमें कौन एरोमेटिक है। ये रूल आप लगा करके देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर है रूल, चेक करो जितने कार्बन है सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। नंबर 2 में देखो यहां पर हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, और जहां पर अल्टरनेट पोजीशन होगा वहां पर तो भैया इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए। अरे कहीं सो तो नहीं गया सब कोई, न है तो लाइन पर ही। नो सर। हाँ अनीता, Yes, sir. बता भाई, पहला एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? पहला तो है सर। कैसे पता लगा, प्रूफ कीजिए। सर इसमें आप वो पुट करके देख लो सर फॉर्मूले में। ना वो तो मैं देख ही लूंगा। चलो मैं बता रहा हूं यहां पर, यस है क्या, यस,
चला गया क्या? इसमें कहीं नजर तो नहीं आ रहा है। एक बार स्क्रीन को मैं रोक रहा हूं, सबका चेहरा देखता हूं कौन है कौन नहीं है। सौरभ अत्री, मोहित, सैनी, वंशिका, सुखबीर, अमरेश, साहिल, ऋतिक, साहिल सैनी, वंश। तो +1 के तो भैया 1 2 3 3 ही है भाई, और सब बाज लिए। चलो आज मैं क्लास को यहीं पर रोक रहा हूं, क्योंकि +1 का टॉपिक है और +1 के तो बच्चे भाग गए। 3 बच्चे, 4, एक वेदिका है, एक वंशिका है, एक वंश है और एक अमरेश है। तो चलिए इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और बताओ कल की छुट्टी रखोगे या क्लास लगाए? छुट्टी कर दो सर। चलो छुट्टी कल की। थैंक यू सर, बाय सर। धन्यवाद। मस्त रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सर। मस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। अरे बाय सर। अरे सैनी, यस सर। अरे भाई मुझे इशारा तो समझ ही गए होगे, किसी ने रेवड़ी मूंगफली खाने के लिए पैसे नहीं दिए भाई। समझ गया सर, समझ गया सर। हाँ, सैन को भी बोल देना, सैनी को भी बोल देना। ओके सर जी। थैंक यू।